नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात करेंगे आज नेपाल में सुलग रहे आग की। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी और सुरक्षा बलों से उनके हथियार छीन लिए। उन्होंने 3 पूर्व पीएम के घर पर हमला भी किया। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर पर आग लगा दी। इसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गई। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर वन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी दुखद मौत हो गई। उधर पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा गया, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा कर मारा गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मारते हुए भी दिख रहे हैं। ये वीडियो आप भी देख सकते हैं। देश में जारी हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सेना का एक हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया है। तो राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालांकि नेताओं के साथ हिंसा की वारदातों को अंजाम दिया गया है, जिससे कि ये प्रदर्शन सवालों के घेरों में आ गया है। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब पूरी तरीके से हिंसा का रूप ले चुका है। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जलाना काफी गंभीर विषय है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी। इसमें उनकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई। बाद में उनकी दुखद मौत हो गई। इतना ही नहीं, पूर्व पीएम देउबा और उनकी पत्नी को घर में घुसकर पीटा गया। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी विदेश मंत्री आरजू राणा को उनके घर में घुसकर पीटा। जब वित्त मंत्री सड़क पर आए तो प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को भी दौड़ा कर पीटा। उनके सीने पर लात मारी। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। इतना ही नहीं, नेपाल की आग भारत तक भी पहुंचने लगी है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में अब तक क्या हुआ, ये भी जान लीजिए। संसद भवन फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को नेपाल की संघीय संसद को आग के हवाले कर दिया। पीएम ओली का निजी आवास जलाया गया। प्रधानमंत्री ओली के घर में मंगलवार को आग लगा दी गई और उसके बाद धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। राष्ट्रपति भवन में भी आग लगा दी गई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निवास शीतल भवन में प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को आग लगा दी। गृहमंत्री के निजी आवास पर भी हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफा दे चुके गृहमंत्री रमेश लेखक के घर पर भी हमला बोला और उनके घर पर मंगलवार को आगजनी और तोड़फोड़ की गई। तो वहीं नेपाली कांग्रेस पार्टी ऑफिस में भी आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को नेपाली कांग्रेस के ऑफिस में आग लगा दी, जिसमें संसद भवन पर जो है यहाँ भी की गई तोड़फोड़ और यहाँ पर कब्जा कर प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर कब्जा कर लिया। इसकी भी तस्वीरें हमने देखी। संसद भवन में लूटपाट की गई। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुसे, कुर्सी टेबल जो उनके हाथ लगा वो लूटकर यहाँ से भाग गए। संसद भवन में उत्पात भी मचाया गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा। मंगलवार को संसद भवन पर कब्जे के बाद उत्पात काफी ज्यादा मचाया गया। यहाँ पर उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के हथियार भी लूट लिए। सिंह दरबार में भी आगजनी की गई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की तस्वीर भी सामने आई। सिंह दरबार में लगी आग में जैसे फेंकी गई वो भी हमने देखा। सिंह दरबार में नेपाल के मंत्रियों के दफ्तर हैं। आर्मी पीएम ओली को यहाँ पर सुरक्षित हालांकि महसूस नहीं हो रहा था, जिसके बाद उन्हें भी यहाँ से शिफ्ट किया गया और कई मंत्रियों को भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। एयरलिफ्ट के जरिए उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सुरक्षा बलों ने पीएम ओली को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है और उन्हें कहाँ ले जाया गया है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। तो वहीं आपको बताते हैं कि कैसे ये जो हादसा हो रहा है ये पहले भी रिपीट हो चुका है। आप गौर फरमाएंगे तो याद आएगा कि ये ऐसा शायद हाल फिलहाल में भी हुआ है। 5 सालों में भारत के दरअसल 3 पड़ोसी देशों में तख्तापलट हुए हैं। शुरुआत हुई श्रीलंका से, जहां 2022 में आर्थिक संकट के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। ये प्रदर्शन मार्च 2022 से शुरू हुआ और फिर जुलाई 2022 तक सरकार गिर गई। हालांकि 2025 तक श्रीलंका में कुछ आर्थिक स्थिरता आई है। ये सिलसिला यही नहीं रुका। हालांकि कुछ ही साल बाद 2024 में बांग्लादेश में भी ऐसा ही विरोध देखने को मिला, जब 2024 में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। धीरे धीरे ये हिंसक प्रदर्शन में बदल गया और फिर पूरे देश में फैल गया। आखिरकार प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। अब बांग्लादेश में भी श्रीलंका जैसा ही पैटर्न देखने को मिला है। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, आप समझ जाएंगे। देखिए, श्रीलंका में मार्च 2022 में प्रदर्शन शुरू हुए और जुलाई तक सरकार गिर गई और कुछ इसी तरह से बांग्लादेश में भी जून 2024 में प्रदर्शन शुरू हुए और 5 अगस्त तक सरकार गिर गई और फिर 2024 में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी और अब नए चुनावों पर तैयारियां चल रही है। लेकिन आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां अब भी देश में बरकरार है और ऐसा ही कुछ म्यांमार में भी हुआ।
जब 2021 के सेंटा तख्तापलट के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हुआ, जो बाद में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया और फिर फैश में गृह युद्ध छिड़ गया। पूरे देश भर में इसकी तस्वीरें भी देखने को मिली। 1 फरवरी 2021 को तख्तापलट हुआ, जिसके बाद फरवरी 2021 से प्रदर्शन शुरू हुए। हालांकि कुछ विद्रोही गुट अब भी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। विद्रोही गुटों और सेना के बीच लड़ाई अब भी जारी है। 30 लाख से ज़्यादा लोग अब तक अपना घर छोड़ चुके हैं म्यांमार में, तो कई देश से पलायन कर रहे हैं। तो वहीं अब तक 6500 लोग इस हिंसक प्रदर्शन में मारे जा चुके हैं। अब ऐसा ही कुछ नेपाल में भी देखने को मिल रहा है। क्या यह प्रदर्शन केवल सोशल मीडिया पर बैन लगाने से ही भड़का है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि नेपाल में अभी भी प्रदर्शन जारी है और आज प्रदर्शनकारियों के द्वारा एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। फिलहाल देश की पूरी कमान आर्मी के हाथों में है, जब तक अगली सरकार नहीं बनती है। तो ऐसे समय पर भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयान में कहा कि वो नेपाल के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और शांति प्रिय तरीके से ये प्रदर्शन खत्म हो, वो यही अपील नेपाल के लोगों से कर रहे हैं।